अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड वॉर ज्योग्राफी बुक 2 का यूनिट नंबर 3 करेंगे, सेटलमेंट एंड द लैंड यूज़। और इसका आज हम लास्ट पार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। नारो मोरो जो है वो एक स्मॉल सेटलमेंट है कीनिया में, अफ्रीका के अंदर। ठीक है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर एक कंट्री है कीनिया, वहाँ पर एक छोटा सा इलाका है जिसका नाम नारो मोरो है। ठीक है, नारो मोरो जो है वो एक छोटा सा इलाका है जो कि नारो मोरो रिवर के ऊपर वाक़ है। ठीक है, रिवर भी है वहाँ पर और वहाँ पर एक इलाका भी है, दोनों के नेम सेम है। और ये दोनों चीज़ें कहाँ पर है? रिफ्ट वैली में। ठीक है, वैली किसको बोलते हैं? एक ऐसी जगह जहाँ पहाड़ चारों तरफ पहाड़ों और बीच में जो एरिया होता है उसको वैली कहा जाता है। यानी पहाड़ों के दरमियान जो जगह है वहाँ पर दरिया भी है और वहाँ पर एक छोटी सी स्मॉल टाउन है जिसको नारो मोरो कहा जाता है। और ये इलाका किसके करीब है? सोलिया गेम रिजर्व और माउंट केनिया नेशनल पार्क के करीब है, जहाँ की आबादी 9000 थी 2020 के सेंसस के मुताबिक। यहाँ की जो फैलाव है, इस इलाके का जो फैलाव है वो 2200 मीटर्स तक है। और यहाँ का जो, अगर हम देखें कि क्लाइमेट कैसा है तो इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल सवानात है। ट्रॉपिकल कहते हैं ऐसे क्लाइमेट को जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हों और जहाँ के टेम्परेचर्स भी बहुत हाई हों। और सवाना क्लाइमेट कहते हैं, सवाना का मतलब है कि जहाँ पे जो है जंगल या दरख्त जो है बहुत कम हो। ठीक है, ऐसा क्लाइमेट है। और ख़ास करके वहाँ पे क्या होता है, विंटर बहुत सूखे होते हैं, बहुत ड्राई सीज़न होता है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे कुछ उगाना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लगाए गए हैं ताकि वहाँ पे उस ड्राई एरिया में कुछ ना कुछ उगाया जा सके, फार्म किया जा सके। और अब वहाँ पे वो लोग ग्रो कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट्स तो लगा लिए ना, तो उस एरिया को, ताकि वो एरिया ड्राई ना रहे। अब इन प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा क्या हुआ है कि उन्होंने वहाँ पर वेजिटेबल्स ग्रो करना शुरू कर दिए हैं, जिनमें बीन्स, पीस, चिलीज और सेफ फ्लावर शामिल है। फ्लावर्स को जो है प्रेस किया जाता है और उसमें से ऑयल निकाला जाता है। एक और चीज़, ट्री की वहाँ पे प्लांटेशन होती है यूकलिप्टस ट्री की। यूकलिप्टस जो है उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जब आपको सर्दी हो जाती है तो बाम वगैरह आप लगाते हो, उसके अंदर भी यूकलिप्टस मौजूद होता है। लाइव स्टॉक यानी ये लोग जानवर भी पालते हैं, जिसमें चिकन्स हो गए और यहाँ तक कि ऑस्ट्रिचेस की भी वो लोग फार्मिंग करते हैं। मेन इंडस्ट्री जो है उनकी अर्निंग होती है वो किसके थ्रू होती है? टूरिज़्म के थ्रू होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। और ख़ास करके वो वॉक करके कहाँ आते हैं? नेशनल पार्क में आते हैं, ताकि वो किसको देख सकें? वाइल्ड लाइफ को, यानी वहाँ पर मौजूद जो जानवर हैं उनको देखने आते हैं। और कीनिया की जो ये इलाका है वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, मैंने आपको ऊपर बताया कि वैली में है ये इलाका नारो मोरो। तो लोग जो है पहाड़ चढ़ने भी वहाँ पर जाते हैं, उनको वो चीज़ भी अट्रैक्ट करती है, वो वैली भी इनको खूबसूरत लगती है। यहाँ पर जो है वो बहुत सारे होटल्स हैं और हॉलीडे टूर ऑर्गेनाइजर्स, यानी जो वहाँ पे हॉलीडे होता है, जब छुट्टियाँ पड़ती हैं तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, तो वो किसको लेकर आते हैं? बहुत सारे टूरिस्ट ग्रुप को अपने साथ लेके आते हैं। और मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट अराइव एट नैरोबी। और जो ज़्यादातर टूरिस्ट हैं वो कहाँ उतरते हैं? नैरोबी एयरपोर्ट के पास उतरते हैं और फिर वो ट्रैवल करते हैं रोड के ज़रिए, खास करके बसेस और मिनी बसेस में। और फिर वहाँ से वो कहाँ जाते हैं? नारो मोरो जाते हैं। इसमें उन्हें तकरीबन 2.15 आवर्स लगते हैं। ठीक है, 2.15 मतलब 2 घंटे और 15 मिनट लगते हैं उन्हें। और यहाँ पे जो है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेकेंडरी स्कूल मौजूद है, साथ ही साथ रोमन कैथोलिक सेकेंडरी स्कूल भी मौजूद है और प्राइमरी स्कूल्स भी यहाँ पर हैं। यानी यहाँ पे पढ़ने लिखने का ऊपर फोकस किया जा रहा है। इट ऑल्सो हैज़ अ होम फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, जिनके जो बच्चे डिसेबल होते हैं, यानी वो किसी वजह से माजूर होते हैं या दिखाई नहीं देता या जिन्हें सुनाई नहीं देता, उनके लिए भी स्कूल्स वहाँ पे मौजूद हैं। और एक प्राइवेट मिक्स प्राइमरी स्कूल है। ठीक है, नारो मोरो में लोग जो है वो एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि वो अपने इलाके की बेहतरी के लिए काम कर सकें, जिसमें वो मदद करते हैं ऐसी क्लासरूम्स बनाने के लिए ताकि प्राइमरी स्कूल्स में जो है अच्छी सी अच्छी क्लासें भी हों। ठीक है, वो लोग किस पे मेहनत करें? पढ़ने लिखने पे मेहनत करें, और उसमें सब जो है अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जो कोई कर सकता है। इम्पैक्ट ऑफ सेटलमेंट और लैंड फॉर्म्स के बारे में आप पढ़ोगे कि जब कहीं आबादी हो जाती है तो उसकी वजह से उस ज़मीन पर क्या चेंजेस आती है कंपैरेटिवली टू नेचुरल फैक्टर्स। कुदरती तौर पे तो जब सैलाब, अर्थक्वेक वगैरह आता है तो ज़मीन में थोड़ी बहुत तब्दीली आती है, लेकिन अगर वहाँ पर सेटलमेंट या आबादी या अर्बनाइजेशन या कोई बड़ा सिटी आ जाए, मतलब कई सालों तक वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो वो एक बड़ा चेंज लेकर आता है उस ज़मीन पर। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक जंगल वाली जगह है, अगर वहाँ पे आबादी आना स्टार्ट हो जाएगी तो वहाँ से जंगल कट जाएंगे और उस लैंडस्केप का जो है वो पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। अर्बन जियोमॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं किसके बारे में कि क्या इम्पैक्ट पड़ा अर्बनाइजेशन का, यानी वहाँ पे जब आबादी आई, वहाँ पे सिटीज़ बनना स्टार्ट हुई, फार्मिंग हो रही है उस इलाके में, फॉरेस्ट्री हो रही है, फिशिंग हो रही है, माइनिंग हो रही है, इंडस्ट्री हो रही है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बन रहे हैं वहाँ पर, तो वो नेचुरली जो ज़मीन थी उस पर उसका क्या असर पड़ा उसके बारे में हम पढ़ते हैं। किसमें? अर्बन जियोमॉर्फोलॉजी में हम ये बात पढ़ते हैं कि अर्बनाइजेशन की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कुदरती तौर पे ग्राउंड्स पे।
नेचुरल टेरेन का मतलब है नेचुरल ग्राउंड के ऊपर। और ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्योंकि बढ़ती जा रही है, इस दुनिया में आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ज़मीन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। जैसे जैसे सेटलमेंट बन रही हैं ऐसे ही ऐसे बहुत बड़ी जो है इफ़ेक्ट आ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है अर्थ के सिस्टम्स में भी। ये यहाँ पर जो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने जंगलात को काट दिया है तो वहाँ पे जो मौजूद जितने भी जानदार हैं जो उन दरख्तों पर पनाह लिए हुए थे या जिनके घर बने हुए थे, तो वो सारे क्या होंगे, इस चीज़ से इफेक्टेड होंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ हैबिटेंट्स, यानी वहाँ पर जो रहने वाले हैं उनको भी असर पड़ता है, और बायोडाइवर्सिटी यानी वहाँ की जो एनवायरनमेंट है, जो भी जानदार चीज़ें उस माहौल में होते हैं उनको ऊपर भी असर पड़ता है, क्योंकि आपने क्या कर दिया है, वहाँ को डिफॉरेस्टेशन कर दिया, वहाँ पर दरख्त वगैरह काट दिए हैं। इट कैन ऑल्टर और डिस्टर्ब, अच्छा या तो वो लोग अब कहीं और चला जाते हैं, जो वहाँ पे जो रह रहे होते हैं, जो जानदार रहते हैं, वो तो अपनी जगह कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं, या वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली, क्योंकि अर्बनाइजेशन भी एकदम नहीं होती, सडन नहीं होती, ग्रेजुअल होती है। इसी तरीके से वहाँ पे जो जानदार होते हैं वो भी अपने अंदर चेंजेस ले आते हैं बाय द टाइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो बर्ड्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं जब वहाँ पे अर्बनाइजेशन होने लगी या वहाँ पे सिटीज़ होने लगे, तो उनकी बीक में यानी उनकी चोंच में तब्दीली आने लगी, और उनको खाना कहाँ से मिलता है, क्योंकि इंसान ही जो है वो उनके आसपास उनको खाना या दाने डालते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन मेड फीडर्स क्या कि आपने अक्सर देखा होगा, लोगों ने अपने बालकनी से आगे जो है वो लगा दिए होते हैं, प्याले वगैरह रख दिए, बाउल्स रख दिए होते हैं जिसमें पानी और जो है वो दाने वो डाल देते हैं, ताकि जो है बर्ड्स वगैरह उसमें से अपनी फीड कर सकें, उसको खा सकें, उसमें से खाना अपना ले सकें। इट असेलरेट का मतलब है क्विकली ट्रांसमिशन, असेलरेट का मतलब क्या है, तेज़ी से, बिगेन टू मूव क्विकली, बहुत तेज़ी से ट्रांसमिशन हो रही है बीमारियों की, और जो एपिडेमिक्स की जो भी बीमारियां चल रही हैं, फैलावा उसका बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जैसे जैसे आबादी बढ़ी। एक इलाके में फॉर एग्जांपल अगर कोई बीमारी फैली हुई है, अगर वहाँ की आबादी ज़्यादा है, तो उन सब में भी फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस चीज़ से इफेक्टेड होते हैं। इट इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज़, अच्छा इन्वेसिव कहते हैं हार्मफुल स्पीशीज़, हार्मफुल जो है वो एनिमल स्पीशीज़ भी होते हैं, यानी जो छोटे छोटे माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं, और कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से नुकसान होता है। तो अगर हार्मफुल बैक्टीरियाज कैसे आएंगे, उस इलाके में किस तरह पहुंचते हैं, क्योंकि लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, और उनकी जो सप्लाईज होती हैं, उनको जो सामान होता है उस पर भी वो जो रसीम लगे हुए होते हैं, जो एक सिटी से दूसरी सिटी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। अच्छा, डिस्टर्ब इन्वायरमेंट्स वेयर इन्वेजिव स्पीशीज़ ऑफन थ्राइव एंड आउट कम्पीट नेटिव स्पीशीज़, अच्छा अब एक जगह के जो ऑलरेडी एक जगह पे जरासीम होते हैं, जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, अगर दूसरे इलाके से भी आ जाए तो हो सकता है कि जो उस इलाके में जो माइक्रोब्स हैं, जो बेनिफिशियल हों या गुड या अच्छे हैं या हार्मफुल दोनों हों, तो उनको नुकसान पहुंचता है, और वो जो है उनके साथ कम्पीट करते हैं और अपनी जगह वहाँ पे बना लेते हैं। इसी तरह हम प्लांट्स का भी यही होता है, प्लांट्स भी जो है जो रोड और हाईवेज़ पे है मुख्तलिफ़ किस्म के आपको नज़र आ जाएंगे कि जो हार्मफुल प्लांट्स हैं वहाँ पे ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो उलट काम कर रहे होते हैं, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन अपने अंदर ले रहे होते हैं। ऐसे बहुत सी प्लांटेशन जो है यहाँ कराची में भी लगी हुई हैं। ठीक है, एंड इंक्रीजेज रीजनल टेम्परेचर्स फ्रॉम, अच्छा इसकी वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर है उस इलाके का वो बढ़ जाता है। एंड द यूज़ ऑफ एसफल्ट दैट कैन क्रिएट अर्बन हीट इन आइलैंड, अच्छा ये जो रोड्स पे जो बिछाए जाते हैं, जो ब्लैक कलर का मटेरियल है ना, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। ठीक है, और जो आइलैंड के पास जो इलाके हैं, तो उसकी वजह से अगर वहाँ पे भी रोड्स बन रहे हैं, तो ऑल्दो वहाँ पे आइलैंड है, ज़मीन वहाँ पे जो है वो समंदर वगैरह है, पानी वगैरह है, लेकिन अगर आप ऐसी रोड्स बनाओगे ना जिस पे एसफेल्ट का आप यूज़ करोगे, यानी ब्लैक मटेरियल का आप यूज़ करते हो, तो उसकी वजह से गर्माइश निकलती है, इन्वायरमेंट में क्या रिलीज़ होती है, हीट रिलीज़ होती है, तो वो वहाँ का टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इंक्रीज लैंड एरोजन एंड डिक्रीज सॉइल क्वालिटी फ्रॉम पॉल्यूटेंट्स इन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, और अच्छा जो सॉइल एरोजन भी, आपने कटाई करी, आपने उस जगह पे कंस्ट्रक्शन करी, आप छोटी छोटी पहाड़ियाँ आपने काट दी वगैरह, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ज़मीन भी जो है वो क्या हो गई, इरोज हो गई, यानी अपनी जगह से उसकी में जो क्वालिटी थी, अपनी ताकत थी, वो ख़त्म हो जाती है, और वहाँ से जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी भी इफेक्टेड होती है, क्योंकि वहाँ पे आपने क्या कर दिया, आबादी आ गई, तो लोगों ने पॉल्यूटेंट्स भी फेंकना स्टार्ट कर दिया, यानी कचरे फेंकना शुरू कर दिए रिवर्स में और नदियों में भी। जब आबादी आती है तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो आती हैं। इट चेंजेस द वाटर साइकिल्स थ्रू द बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, अच्छा अब जो है वाटर साइकिल में भी तब्दीली आ रही है, जब हीट बढ़ जाएगी तो एवापोरेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगी। ठीक है, और तो वहाँ पे टेम्परेचर्स भी हो सकता है मे बी हाई हो, जिसकी वजह से लोगों को जो जानदार हैं वहाँ पे जो जानदार वहाँ पे रहते हैं, जो इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, तो उस पर भी असर पड़ेगा। सस्टेनेबल सेटलमेंट में बात हो रही है कि किस तरीके से हम सेटलमेंट को ऐसा रखें कि उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, क्या चीज़ें ऐसी करें
ये दुनिया में बहुत तेज़ी से डेवलप कर रही है, अनप्रेसिडेंटेड स्केल, यानी बहुत तेज़ी से यहाँ पे जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, इतनी तेज़ी से इस दुनिया में डेवलपमेंट हो रही है। जो जो पुराने ज़माने थे वहाँ पर इतनी तेज़ी से तो डेवलपमेंट नहीं हो रही थी ना, लेकिन आजकल बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो गई है क्योंकि लोगों के पास बहुत ज़्यादा चीज़ें भी आ गई हैं और लोगों की ज़िंदगी में आसानी भी हो गई है। वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के मुताबिक, अंदाजे के मुताबिक, नेक्स्ट 20 ईयर में अर्बन पॉपुलेशन यानी जो सिटीज़ में पॉपुलेशन है उसकी आबादी जो है वो डबल होकर 4 बिलियन तक पहुँच सकती है। और जबकि अर्बनाइज एरिया जो ज़मीन है वो 3 गुना बढ़ जाएगा, यानी सिटीज़ और ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएंगे। विच सच रैपिड ग्रोथ विल क्रिएट सीरियस इकोनॉमिकल, अच्छा ऐसी अगर तेज़ी से ही ये सब कुछ होता रहा, यानी पॉपुलेशन भी बढ़ती रही और सिटीज़ भी बनते रहे, तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती हैं, सोशली इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ सकता है। वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबको इक्वल मौक़े फराहम करें जो वहाँ के रहने वाले हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें और वो जो है इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो, यानी हर कोई ना कोई काम में माहिर हो ताकि वो अर्निंग कर सके और सोशली और लेजर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, लेजर एक्टिविटीज़ क्या होती है, फॉर एंटरटेनमेंट और फॉर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करके इंसान जो है वो अर्निंग कर सकता है और वो सर्वाइव कर सकता है। और ये ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ सब लोग अपने खुश होंगे, तो वो इन्वायरमेंट क्या होगी, सिक्योर होगी सबके लिए, और कोई यहाँ पे जो है पे चोरी वगैरह का इतना ज़्यादा रेशो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा गवर्नमेंट को क्या चीज़ प्लान करनी चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और ऐसी सेटलमेंट्स बनानी चाहिए जो इको फ्रेंडली हों, और इसके लिए उसको इनिशिएटिव यानी उसको इरादा करना होगा और कुछ काम उसे करने होंगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली करनी होगी। उसे चीप एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबल एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ क्लीननेस एंड एफिशिएंसी, उसे ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए, शहरों की इस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए कि सफाई सुथराई का भी निज़ाम रहे और सब कुछ जो है क्लीन हो, गंदगी ना मचे। ठीक है, बहुत ही समझदारी से ये सारे काम करने चाहिए। प्रमोट ऑर्गेनाइज अर्बन फार्मिंग, अच्छा अब लोगों को क्या करना चाहिए, अपने आसपास ही अपने जो जहाँ वो रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई बंगलों में रह रहा है तो उसको आसपास जो है फार्मिंग खुद कर लेनी चाहिए, यानी उसे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। प्लांटेशन तो लाजमी करनी चाहिए, जिससे क्या होगी, फूड की शॉर्टेज भी नहीं होगी कंट्री के अंदर और ना ही इम्पोर्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, यानी इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए, प्लांटेशन तो हर घर में हो। प्लांटिंग ट्रीज़ अलॉन्ग द ट्रांसपोर्ट ट्रैक्स, और जो ट्रांसपोर्ट के रास्ते हैं जहाँ जो सफ़र के लिए लोग जाते हैं वहाँ पर जो रोड्स हैं उनके साथ साथ भी ट्रीज़ की प्लांटेशन करनी चाहिए, वहाँ भी दरख्त उगाने चाहिए। और जो है कारपूलिंग को प्रमोट करना चाहिए, यानी सब मिलके अगर कोई इलाके से दूसरे इलाके की तरफ जा रहा है, फॉर एग्जांपल एक बस है, ठीक है, तो बस के अंदर जो है इतने सारे लोग एक ही जगह पे एक साथ बैठ जाते हैं ना, अगर यही लोग अलग अलग गाड़ी लेके जाएंगे तो क्या होगा, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए कि एक ही तरह की कोई गाड़ी हो या बस हो, इस तरह का सिस्टम हो जिसमें बहुत सारे लोग एक ही व्हीकल में बैठकर अपने जहाँ उन्हें जाना हो वहाँ जा सकें। या फिर जो है सस्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए ताकि वो सबकी पहुंच में हो, कि हर कोई जो है वो अफोर्ड कर सके और उस ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सके। और हेल्पिंग पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वालों के लिए भी जो है ऐसे ट्रैक्स बनाने चाहिए जहाँ पे वो आराम से वॉक कर सकें, और बाइक की लेन्स अलग होनी चाहिए मेन रोड्स पे, ताकि जो है बकाया किसी रुकावट ना हो, क्योंकि अगर रुकावट होगी तो क्या होगा, एनवायरनमेंट में जो है वो पेट्रोल ये लोग स्कूटर और व्हीकल ऑन रहते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूटेंट्स जो है वो एनवायरनमेंट में जाते रहते हैं और उसके वहाँ पे इंक्रीज़ होता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो रेशो है वो बढ़ जाता है। स्विच टू क्लीन एनर्जी बाय मेकिंग इट एक्सेसिबल एंड चीपर थ्रू सोलर फार्म्स, अच्छा जो है ना जो साफ़ सुथरा एनर्जी सिस्टम लेना चाहिए, यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो और जो है सोलर फार्म्स यानी ऐसे जो खेत वगैरह हैं वहाँ पर जो ट्यूबवेल्स लगाए जा रहे हैं उन्हें सोलर के थ्रू जो है वो चलाना चाहिए, ताकि जो है नुकसान ना हो, इसका एनर्जी वेस्टेज ना हो। और फॉसिल फ्यूल्स को जो है क्या करना चाहिए, उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ करनी चाहिए। अगर पेट्रोल वगैरह की प्राइसेस बढ़ा देंगे तो लोग किस पर चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली सोलर की तरफ जाएंगे और सोलर से अपनी मशीन को ऑन करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो उन्हें एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो वो कुदरत नेचुरली तौर पे वो फिर किस तरफ जाएंगे, सोलर की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसकी प्राइसेस कंपेरेटिवली टू फॉसिल फ्यूल्स रिड्यूस हुई होंगी। तो ये काम भी करना चाहिए। स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए हीटिंग और कूलिंग सिस्टम के लिए, ताकि जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया ना हो। ठीक है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए जिससे क्विक हीटिंग और क्विक कूलिंग सिस्टम हो। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, यानी हर कोई जगह पे जो है नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि सीमेंट, कंक्रीट और दूसरी चीज़ों का। ठीक है, कुदरती जो चीज़ें हों, जैसे नेचुरली तौर पे जो चीज़ें होती हैं वुड, लकड़ी, तो हो सके तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अब जो बिल्डिंग वगैरह बना रही है उसमें इसका इस्तेमाल करें, ना कि सीमेंट, कंक्रीट का, क्योंकि इससे हीट टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है उस इलाके का, विच हैज़ लो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। ठीक है,
अच्छा, जो सूरज की रोशनी आती है जब ज़मीन पे पड़ती है तो ज़मीन वो हीट कंज्यूम कर रही होती है, लेकिन जब रात होती है तो वही जो हीट है वो अर्थ जो है वो आसमान में वापस भेज देता है, स्काई में वापस भेज देता है। अगर जो है एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर होगी, यानी आसमान पर जो है पॉल्यूटेंट्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो वो जो हीट है वो रात के वक्त जो है बाहर निकल नहीं सकती है, अर्थ से बाहर नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से वो हीट अर्थ के अंदर ही रह जाती है। और इस हीट की वजह से क्या होता है, जो गर्मी जो है वो बरकरार रहती है और हीट का अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है वो हाई रहता है। ठीक है, तो इस पे जो है काम करना चाहिए और जो है ऐसे काम करने चाहिए जिससे जो है सपोर्ट हो सके। और स्टॉर्म वाटर जो पानी आता है, जो सैलाब का जो पानी वगैरह आता है, उसको भी जो ज़ाया नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी कोई डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्शन कर देनी चाहिए। एंड सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, और ऐसे काम करने चाहिए जिससे जो वहाँ के जानदार हैं, जो वहाँ पे जानवर हैं, जो परिंदे वगैरह हैं, वो उसी इलाके में ही रहें, वो कहीं और होके ना जाएं, अपनी जगह छोड़ के कहीं और दूसरी जगह ना मूव करें। प्लान फॉर वाटर कंजर्वेशन, अच्छा ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि पानी का भी आप जो है स्टोरेज कर सको, रेन वाटर का, ताकि वो हार्वेस्टिंग के तौर पे काम आए। यानी जब आपको क्रॉप्स वगैरह उगानी हो तो वो पानी आप जो है उसको इस्तेमाल में ले लो। और 3RS यानी रिड्यूस और रिसाइकल का मतलब रिसाइकल करना चाहिए आपको। और अननेसेसरी बाइंग ऑफ गुड्स, यानी गैर ज़रूरी चीज़ों को आप ना खरीदो। ठीक है, इन्फोर्स रेगुलेशंस एंड फाइन्स टू रिड्यूस वेस्ट एंड प्रमोट क्लीनलीनेस, जो कचरा फेंके या जो कोई गंदगी फैलाए उसके बाद आप जो है वो स्ट्रिक्टली फ़ाइन लगाओ, बहुत ज़्यादा फ़ाइन लगाओ। और जो है किसको प्रमोट करो, किसको आगे इंकरेज करो क्लीनलीनेस, यानी सफाई पे जोर दो। इंश्योर दैट एग्जिस्टिंग एंड डेवलपिंग सेटलमेंट्स आर वेल प्रिपेयर फॉर नेचुरल डिजास्टर, और इस बात की भी यकीन दहानी करो अगर कहीं नेचुरल अभी आजकल आप देख रहे हो कोई भी बड़ी फैक्ट्री बनती है तो उसमें फायर फाइटिंग सिस्टम और जो अलग से एक दूसरा सेपरेट गेट बनाया जाता है ताकि आग वगैरह किसी फैक्ट्री में लगे तो लोगों को एग्जिट पॉइंट मिल जाए। इसी तरीके से कोई भी सेटलमेंट हो, कोई भी इलाका हो, तो उसके लिए भी नेचुरल कुदरती तौर पर जब आफत आती है तो उसके लिए भी प्रिपरेशंस पहले से करके लगनी चाहिए, ताकि जो है उसका जो तबाही है वो कम से कम हो। ठीक है, प्रमोट इंक्लूसिव कम्युनिटी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ऑल डाइवर्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी टू द मार्केट्स। अच्छा, ऐसा सिस्टम आप बनाओ कि हर कोई जो है वो मार्केट तक इसी रसाई उसकी हो सके और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके और अपनी अर्निंग कर सके उस जगह, क्योंकि मार्केट एक वो जगह होती है जहाँ पे हर कोई काम करने के लिए चाहता है कि वहाँ जाए और काम करता है, तो उसको अर्निंग भी हो जाती है। अगर बहुत दूर होगा तो मार्केट तक पहुँचने में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी और उससे उसके चार्जेस जो है एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे ट्रांसपोर्ट के, तो वो फिर उस तरफ नहीं जा पाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, वो कमा नहीं सकेगा, जिसकी वजह से उसकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इंश्योर दैट प्राइवेट सेक्टर, अच्छा जो प्राइवेट सेक्टर है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, उनको भी जो है इस बात पे जो है फाइन किया जाए या उनको वार्न किया जाए कि वो किसी भी तरीके से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से एनवायरनमेंट या वहाँ पे रहने वाले जानदारों को, बायोडाइवर्सिटी को कोई नुकसान पहुँचाए। वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।